Hello and good morning to everyone. Welcome to Perfection IAS YouTube channel. Today we are going to see 24th of August current affairs which are relevant for your upcoming BPSC prelims examinations. और ये टॉपिक्स मैंने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बहुत सारे अलग अलग रीजनल न्यूज़पेपर से मैंने इन टॉपिक्स को पिक करा है जो कि आपके अपकमिंग 70th BPSC प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. एक एक करके हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे. उससे पहले इसमें मैं ओवरऑल आपको बता दूं कि इसमें कुछ स्कीम्स है, नेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है और कुछ बिहार न्यूज़ है. तो एक एक करके हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं. पहली है स्कीम का नाम है दीदी की रसोई. ये स्टार्ट कब हुई थी? 2018 में. पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है. अभी दीदी की रसोई क्या है इसको समझने से पहले आपको केरला का कैफे कुदुमश्री मॉडल समझना पड़ेगा. अब कैफे कुदुमश्री मॉडल के तहत कुदुमश्री नेटवर्क से जुड़ी हुई जो भी महिलाएं हैं वो अपने आप को सेल्फ हेल्प ग्रुप में अरेंज करती हैं और अरेंज करने के बाद वो मिलकर कम्युनिटी वर्क करते हैं. उस कम्युनिटी वर्क के तहत वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे न्यूट्रिशियस फूड केरला में जो आम पब्लिक है जो कि अच्छा फूड अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक पहुंचाते हैं. हम लोगों ने इस मॉडल को ऑब्जर्व किया और ठीक उसी तरीके से बिहार में भी इसे रेप्लिकेट कर दिया. बिहार में इसे दीदी की रसोई नाम से जाना जाता है और इसे संचालित करते हैं जीविका. जैसे केरला में कुदुमश्री नेटवर्क से जुड़ी हुई महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाएं इसे संचालित करती है, इंप्लीमेंट करती है, वैसे बिहार में इसे इंप्लीमेंट करती है जीविका. अब यह मैं मान के चल रहा हूं कि जीविका के बारे में आपने जरूर सुना ही होगा, इसके बारे में पहले से जानते ही होंगे. जीविका भी एक बिहार गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है जिसमें वुमेन को अपलिफ्टमेंट करने की बात करी जाती है, उनका इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट करने की बात करी जाती है, उनका एम्पावरमेंट करने की बात करी जाती है. तो दीदी की रसोई को संचालित कौन करता है, उसको इंप्लीमेंट कौन करता है? उसको जीविका दीदी इंप्लीमेंट करती है. जीविका में अलग अलग टाइप के स्किल्स सिखाए जाते हैं. उसमें वुमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जाता है और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ के उनको इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट करने की बात करी जाती है, उनकी एम्पावरमेंट करने की बात करी जाती है ताकि उनके बीच से गरीबी हट सके. मैंने ये बता दिया कि इस जीविका किसको संचालित करता है, दीदी की रसोई को. कोरोना के टाइम पे इनसे काफ़ी सारे न्यूज़ आई थी और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भी बाहर आई थी और इनके काम की बहुत ज़्यादा सराहना भी हुई थी. इनका मेन काम यह है कि ऑपरेशन हॉस्पिटल्स में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे न्यूट्रिशियस फूड वहाँ के पेशेंट तक पहुँचाना और ना ही सिर्फ पेशेंट तक ही नहीं, वहाँ के पेशेंट के जो परिजन हैं उन तक भी बहुत ही कम दाम में और कहीं कहीं पे तो फ्री में भी फूड पहुँचाना. स्टार्टिंग में इसका मकसद था कि यह हॉस्पिटल तक पहुँचाएगी, हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स है वो पेशेंट के परिजन तक पहुँचाएंगे. पर धीरे धीरे करके अब पब्लिक स्कूल्स जो है, बैंक है, वहाँ तक भी दीदी की रसोई खुलने लग गई है. ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग में जो एम था वो किस तक था? ये था हॉस्पिटल्स के पेशेंट और उनके परिजन तक फ्री में फूड या बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना. याद रहेगा दीदी की रसोई, याद रहेगी. आगे देखते हैं, ये पिक्चर देख लीजिए. ये लोग कम्युनिटी वर्क करते हैं, बहुत ही चीप रेट पे अच्छा फूड, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करते हैं. एक क्वेश्चन देख लेते हैं दीदी की रसोई से. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट रिगार्डिंग द दीदी की रसोई इनिशिएटिव इन बिहार? दीदी की रसोई इज अ कम्युनिटी किचन इनिशियली एम्ड एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल मील्स. ठीक है, ये बिल्कुल सही है, अफोर्डेबल मील्स प्रोवाइड करना. आपको दो कीवर्ड इसके लिए याद रखना है दीदी की रसोई में. एक तो अफोर्डेबल रेट पे और सेकंड है न्यूट्रिशियस फूड. ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करेंगे अफोर्डेबल रेट पे. इसको संचालित कौन करेगा? जीविका संचालित करेगी. जीविका में जो दीदियां हैं वो इसे संचालित करने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, आगे देखते हैं. सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट तो करेक्ट हो गया. सेकंड है द इनिशिएटिव इज रन बाय वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर द बिहार रूरल लाइवलीहुड मिशन. इसी को जीविका कहते हैं, मतलब जीविका के द्वारा इसे इंप्लीमेंट और चलाया जाता है. ठीक है, तो सेकंड इज आल्सो करेक्ट. थर्ड देख लेते हैं. द प्राइमरी फोकस ऑफ द इनिशिएटिव इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस मील टू स्कूल चिल्ड्रन इन अर्बन एरियाज. ऐसा मैंने कहा क्या? बिल्कुल भी नहीं. मेन फंक्शन इसका ये नहीं था. मेन फंक्शन तो क्या है कि जो भी हॉस्पिटल में जो पीपल भर्ती हैं, जो एडमिट है या जिनका इलाज चल रहा है, और उनके परिजनों को भी अफोर्डेबल रेट पे न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना. आगे देखते हैं कौन इंप्लीमेंट करता है? जीविका इंप्लीमेंट करती है. सेकंड, अब बिहार न्यूज से रिलेटेड क्या है? पहली न्यूज क्या है? पटना एंड पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन. अब ये न्यूज में क्यों है ये हम लोग एक बार देख लेते हैं. एक बार कटआउट देखेंगे. कटआउट है, अमृत भारत योजना से सवरेंगे पटना और पाटलिपुत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन की बदल जाएगी सूरत. ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि हाल फिलहाल में ही अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत कौन से स्टेशन को रीडेवलप करने की बात करी जा रही है. ठीक है, तो आप उसका आंसर टिक करके आएंगे पटना एंड पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन. ठीक है, अब आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें रीडेवलपमेंट की बात करी जाती है
बिल्कुल स्क्रैच से बनाने की बात नहीं कही गई, रीडेवलपमेंट की, मतलब उसी को तोड़ फोड़ के फिर से हम लोग उसे ठीक कर देंगे, ठीक है, उसी को और अच्छी ज़्यादा फैसिलिटीज उसमें इंप्रूव कर देंगे, ठीक है। तो इसके तहत इन दोनों ट्रेन्स को, इन दोनों स्टेशन को चूज किया गया है, इसको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी, मतलब आने जाने की जो भी सुविधा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, बाहर स्टेशन से बाहर निकलते ही उनको जो भी कैब वैब की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, अंदर खाने पीने की व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, पीने का पानी अच्छा होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव लॉन्ज होना चाहिए, और अगर कोई बड़ा स्टेशन है तो वहाँ पे बिजनेस करने के लिए अलग से कैफे टाइप का भी होना चाहिए, मतलब काफ़ी जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जो आप बाहर दूसरी कंट्रीज में देखते हैं वो होनी चाहिए बड़े बड़े स्टेशन पे, ठीक है। बिहार में सिर्फ ये दोनों स्टेशन ही है, अभी तक 92 स्टेशन को चिन्हित कर लिया गया है जिनको इस स्कीम के तहत अभी डेवलपमेंट वहां पे करा जा रहा है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में किसको चूज करा गया है? पटना और पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को, ये आप ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज 92 स्टेशन इन बिहार, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ पटना और पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करा जाएगा, तो नहीं भाई, इससे पहले 92 को और चूज करा गया है, अब ये 93 और ये 94 है, ठीक है, याद रहेगा। आगे देख लेते हैं। उसको आगे बढ़ने से पहले, ये तो पटना रेलवे स्टेशन की मैंने एक पिक्चर लगा दी है, स्टार्ट आगे बढ़ने से पहले एक बार हमें ये भी देख लेंगे, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, हो सकता है यही आ जाए, ठीक है। तो ये लॉन्च कब हुई? ये लॉन्च हुई फैब 2023 में, तो अभी हाल फिलहाल में भी लॉन्च हुई है, तो ये हम इसको याद रखेंगे। इसका काम क्या है? रेलवे स्टेशन को फिर से रीडेवलपमेंट करना उसका, ठीक है। इसमें स्क्रैच से बनाने की बात नहीं करी जा रही है। अभी आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में भी देख रहे होंगे कि वहां पे भी अभी कोई भी स्टेशन ट्रेन जाके वहां पे जाके नहीं रुकती, पास के गाजियाबाद स्टेशन पे या कहीं और जाके रुक जाती है, या आनंद विहार टर्मिनल पे रुकती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी रीडेवलपमेंट का काम करा जा रहा है। तो ऐसे ही पटना में भी रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, ठीक है। पटना और पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन में अभी रीडेवलपमेंट करा जाएगा और उसे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। एग्जीक्यूटिव लॉन्च होगा, उसमें हर फैसिलिटीज होगी जो आप बाहर दूसरे देश में देखते हैं, ठीक है। ये उसका कटआउट मैंने लगा दिया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, और अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो एक में देख सकते हैं कि यहाँ पे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का भी स्टॉल होगा, मतलब और भी बहुत सारी चीजें होंगी। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, एस्टैब्लिशिंग एग्जीक्यूटिव लाउंज, मतलब हर चीज के लिए अलग अलग टाइप के स्पेस, इवन मॉल्स भी आपको खुले हुए दिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बिहार में न्यूज में है बिहार पुलिस इंश्योरेंस कवर। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि बिहार पुलिस का इंश्योरेंस कवर बढ़ा के कितना कर दिया गया? 2.5 करोड़ नहीं 2.3 करोड़ कर दिया गया, ठीक है। तो 2.3 करोड़ कर दिया है, इसमें से 1.5 करोड़ तो सबको मिलेंगे। जिस भी पुलिस पर्सनल की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है उसको 1.5 करोड़ उसके परिवारजनों को तो पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस अलग अलग कंडीशंस को देखते हुए ये राशि बढ़ के 2.3 करोड़ तक हो सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें एक और चीज ऐड करा गया है, अगर किसी की नेचुरल डेथ भी हो जाती है ड्यूटी के दौरान ही, नेचुरल डेथ हो जाती है तो उस केस में भी 20 लाख रुपए दिए जाएंगे, प्लस अगर कोई पर्सन सुसाइड कर लेता है तो उस केस में भी उसको 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले ऐसी कोई भी स्कीम नहीं थी, जिस स्कीम के तहत ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं थी कि अगर कोई पर्सन सुसाइड कर लेता है तो उसको पैसे दिए जाएंगे, पर नहीं दिया जाएगा, 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देख लेना है कि अग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है? बिहार पुलिस और बैंक ऑफ बड़ौदा। मतलब बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एग्रीमेंट हुआ है। और किसने किया है? AIG वेलफेयर विशाल शर्मा ने किसके साथ? बैंक ऑफ बड़ौदा की GM जनरल मैनेजर चंद्रमणि त्रिपाठी के साथ एग्रीमेंट हुआ कि बिहार पुलिस को इस टाइप का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, 2.3 करोड़ रुपीस का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। उसमें 1.5 करोड़ तो तुरंत मिल जाएंगे जब जैसे ही अगर किसी पर्सनल की मौत हो जाती है किसी वजह से, लाइक ड्यूटी के दौरान वो नहीं रहता है अपनी ड्यूटी करते हुए, तो उसको 1.5 करोड़ तो तुरंत मिल जाएंगे और बाकी अलग अलग कंडीशंस को देखते हुए उसको आगे की फैसिलिटीज भी दी जाएगी। 2.3 करोड़ तक का टोटल उनको पैसा दिया जा सकता है, ठीक है। अभी आप बहुत सारी पहले आप न्यूज़ सुनते होंगे कि सैंड माफिया ने किसी को कुचल दिया, इस इंस्पेक्टर को कुचल दिया, इस हवलदार को कुचल दिया, तो ये सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े DIG IG हैं जो IPS अफसर से उनके लिए नहीं, ये कांस्टेबल से लेके DIG तक सबके लिए है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं ये सिर्फ ऊपर लेवल के लिए है या सिर्फ नीचे लेवल के ऑफिसर्स के लिए है, ठीक है। तो नहीं, ये कांस्टेबल से लेकर DIG तक का है और सबका सेम है, ठीक है। ये इंश्योरेंस कवर सबको मिला है और ये would be disbursed under बिहार पुलिस सैलरी पैकेज साइन बिटवीन AIG वेलफेयर विशाल शर्मा और बैंक ऑफ बड़ौदा जनरल मैनेजर चंद्रमणि त्रिपाठी। ये बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ठीक है। आगे बढ़े नेशनल न्यूज की तरफ। नेक्स्ट नेशनल न्यूज में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नाम समझ में आ रहा है, कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसे 2010 में एक्ट लाके बनाया गया था। 2011 से इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था, ये ऑपरेशनलाइज हो गई थी, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि 2010 से ये ऑपरेशनलाइज हो गई थी, तो आपको ध्यान रखना है नहीं 2011 से ऑपरेशनलाइज हुई थी। NGT का क्या काम है? NGT का काम
जो भी एनवायरमेंट डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड अपना फैसला सुनाना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसमें बहुत सारे जुडिशियल मेंबर भी हैं और नॉन जुडिशियल मेंबर भी हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब भी कोई केस आता है तो उसे 6 महीने के अंदर इसे निपटारा करना होता है, और ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती, ये नेचुरल जस्टिस को फॉलो करती है। नेचुरल जस्टिस में मान के चल रहा हूँ आपको जानते होंगे नेचुरल जस्टिस क्या होता है, ठीक है, नहीं जानते तो मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी आगे एक बार देख लेते हैं कि 2010 में इसकी स्थापना हुई, सॉरी एनजीटी एक्ट आया 2010, 2011 से इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। 6 महीने के अंदर इसे अपना फैसला सुनाना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कोई फैसला आ गया तो उसे कितनी भी देर तक खींचते रहो, नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होने लग गया तो सीधा मामला कोर्ट में ही जाने चाहिए थे। कोर्ट में यही प्रॉब्लम थी कि कोई भी केस जाता था, ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी इतने सारे पेंडिंग केसेस होते थे कि एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी फैसला आ ही नहीं पाता था, ठीक है। तो एनजीटी एक्ट लाया गया। स्पेशलाइज्ड बॉडी फॉर एनवायरमेंट डिस्प्यूट, ये मैंने आपको बता दिया, स्पेशलाइज्ड बॉडी एनवायरमेंट डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। क्लीन एनवायरमेंट, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, ये हमें आर्टिकल 21 में लिखा गया है, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछे कि राइट टू क्लीन एनवायरमेंट अपना फंडामेंटल राइट है क्या, तो आपको ध्यान रखना है राइट टू क्लीन एनवायरमेंट हमारा फंडामेंटल राइट है। और ये कौन से केस के तहत आया था, यह आया था सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 केस के तहत। आर्टिकल 21 हमारा फंडामेंटल राइट है, उसके तहत राइट टू क्लीन एनवायरमेंट भी हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इंडिया ही सिर्फ ऐसी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद जहां पे एनजीटी टाइप की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स देखती है, और किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री में भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके कंपोजिशन में कौन कौन है, एक तो होते हैं चेयरपर्सन जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और इसमें 10 जुडिशियल मेंबर्स होते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, और 10 इसमें एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, नॉन जुडिशियल एक्सपर्ट मेंबर होते हैं जो कि मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, ठीक है। कंपोजिशन समझ में आ गया, एक चेयरमैन प्लस 10 जुडिशियल मेंबर मिनिमम और मैक्सिमम 20 जुडिशियल मेंबर, और 10 नॉन जुडिशियल मेंबर एक्सपर्ट मेंबर्स और मैक्सिमम 20 एक्सपर्ट मेंबर्स, ठीक है। अपॉइंटेड कौन करता है इसे, अपॉइंट करता है इसे सेंट्रल गवर्नमेंट। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में, और इसके रीजनल हेडक्वार्टर्स भी हैं, रीजनल सेंटर भी हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। बिहार कौन से सेंटर में आता है, कौन से जोन में आता है, वो ईस्टर्न जोन में आता है, जो कि जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, ठीक है। ईस्टर्न जोन का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और बिहार कोलकाता के जोन के अंदर ही आता है, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ केसेस विद इन 6 मंथ्स, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नॉट बाउंडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इट इज बाउंडेड बाय द नेचुरल जस्टिस, ठीक है। नेचुरल जस्टिस मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सबको ही पता होगा, जिसे नहीं पता उससे मैं थोड़ा बहुत ग्लिम्स दे देता हूँ कि जो नेचुरल जस्टिस है वो 3 बेसिक प्रिंसिपल पे टिका हुआ है। पहला तो ये है कि कोई अपने ही केस में जज नहीं होगा, जैसे कि मेरा कोई डिस्प्यूट है किसी के साथ, उसमें जज भी मैं ही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। पहले तो यही है कि कोई अपने ही केस में जज नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि हर एक की बात को सुना जाएगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक की बात हमने सुनी और अपना फैसला सुना दिया, ठीक है, सबकी बात को सुना जाएगा। और थर्ड ये है कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो रीजनिंग के बेसिस पे लिया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि हमने फैक्ट्स को कंसिडर नहीं करा और सीधा सीधा अपना फैसला सुना दिया, ठीक है, इमोशंस के बेसिस पे अपना फैसला सुना दिया, ये आपको ध्यान रखना है। ये एनजीटी की मैंने एक पिक्चर सी लगा दी है, आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या है एनजीटी से रिलेटेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि एनजीटी इन सब में से कौन से एक्ट पे फैसला नहीं सुना सकती है, ठीक है। तो सुना किस किस पे सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट से रिलेटेड अगर कोई मामला होता है तो इस पे सुना देती है, ठीक है। एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 से रिलेटेड, जिसने भी एनवायरमेंट का स्टैटिक पढ़ा होगा सारे इन एक्ट के बारे में जानता ही होगा, ठीक है। देन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से रिलेटेड, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत भी ये फैसला सुना सकती है, ठीक है। किसके तहत सुनाती नहीं है तो देखो कहां पे कंफ्यूजन होगी यहाँ पे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत तो ये फैसला सुनाती है, मतलब इसको तो कंसिडर करती है फैसला सुनाते टाइम, पर फॉरेस्ट एक्ट 1927 को नहीं करती, ठीक है। ये एक्ट इसके अंडर में नहीं आता, इसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है आपको लगे फॉरेस्ट एक्ट तो मैंने पढ़ा था, पर नहीं 1980 वाला था, 1927 वाला नहीं था। एक और एक्ट को, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, इसको भी ये कंसिडर नहीं करती, ठीक है। इस पे भी इसका जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट एक्ट को ये कंसिडर नहीं करती, 6 महीने में फैसला सुनाना है, सिर्फ इन एक्ट्स को ये लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। एनजीटी के बारे में समझ में आ गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे इस टाइप की बॉडी है जो कि एनवायरमेंट डिस्प्यूट से रिलेटेड फैसला अपना सुनाती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है मुंबई। अब मुंबई भाई रैंक करा है सेकंड रैंक आई है इसकी, किस में,
जो उसकी प्राइम जो रेजिडेंशियल एरिया है उसके जो प्राइसेस, मतलब जो फ्लैट से सब है उनके प्राइसेस सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्रीज में, कौन से सिटीज में बढ़ रहे हैं, इन सब का आकलन हो रहा था। तो मुंबई जो है वो दूसरे स्थान पे है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब यहाँ के जो प्राइम रेजिडेंशियल प्राइसेस है वो काफी तेजी से हर साल बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कितने बढ़ रहे हैं वो हम आगे देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज के सिटीज टॉप पे रहे हैं, ठीक है। पहला तो मनीला रहा, जहां पे काफी तेजी से वहां के रेजिडेंशियल प्राइसेस बढ़े हैं हर साल, ठीक है। सेकंड नंबर पे मुंबई रहा, ये मैंने आपको बता दिया। थर्ड नंबर पे दिल्ली रहा, मतलब इंडिया की दो कंट्रीज आ गई, दो सिटीज आ गई। और फोर्थ नंबर पे लॉस एंजलिस रहा, यूएसए की एक सिटी आ गई, ठीक है। तो मनीला क्या है, मनीला के बारे में आप जानते होंगे, ये कहां पे, फिलीपींस पे, फिलीपींस की कैपिटल है और फिलीपींस का एक आइलैंड है लुजोन, वो आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो मनीला यहाँ पे अराउंड 27% के हिसाब से वहां के प्राइसेस बढ़े, मतलब एनुअली 27% के हिसाब से वहां के प्राइसेस बढ़े हैं। मुंबई में 13% के हिसाब से, दिल्ली में 10.6% के हिसाब से और लॉस एंजलिस में 8.4% के हिसाब से जो रेजिडेंशियल प्राइसेस है वहां पे बढ़े हैं, ठीक है। अब इससे क्या साबित होता है, इससे साबित ये होता है कि लोगों के पास पैसे हैं, इसलिए तो वो इतनी महंगी जो रेजिडेंट्स है वो उसको भी अफोर्ड कर पा रहे हैं, इतने महंगे फ्लैट्स को भी अफोर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो प्राइसेस आप समझ गए, 27%, 13%, 10.6% और 8.4%। मुंबई सेकंड स्थान पे है, थर्ड नंबर पे दिल्ली रहा है। नेक्स्ट देखते हैं मनीला के बारे में, मैंने आपको बता दिया, मनीला का है फिलीपींस में, ठीक है। सीबीसी, अब सीबीसी का क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने 3 डे का मल्टीमीडिया एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करा था। कहां पे ऑर्गेनाइज करा था, ये न्यू दिल्ली में करा था, न्यू दिल्ली में नेशनल रेल म्यूजियम में, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि हाल फिलहाल में सीबीसी ने 3 डे का मल्टीमीडिया एग्जीबिशन कहां पे ऑर्गेनाइज किया था, तो आपको ध्यान रखना है न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया था, नेशनल रेल म्यूजियम में न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेशनल रेल म्यूजियम में न्यू दिल्ली में। और इसको ऑर्गेनाइज क्यों करा गया था, इसको ऑर्गेनाइज इसलिए करा गया था क्योंकि नेशनल स्पेस डे का फर्स्ट एनिवर्सरी थी, ठीक है। नेशनल स्पेस डे की फर्स्ट एनिवर्सरी कब थी, 23 अगस्त को, ध्यान रखना है। नेशनल स्पेस डे हम लोग क्यों मनाते हैं, नेशनल स्पेस डे हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि चंद्रयान 3 का इसी दिन 2023 में लैंडिंग हुआ था, सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था, कहां पे, मून पे, ठीक है, याद रहेगा। तो सीबीसी ने ऑर्गेनाइज किया मल्टीमीडिया एग्जीबिशन 3 दिन का न्यू दिल्ली में, किसके लिए, क्योंकि फर्स्ट एनिवर्सरी थी नेशनल स्पेस डे की, ठीक है। नेशनल स्पेस डे हम लोग क्यों मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन ही चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, कहां पे, मून पे हुई थी, ठीक है। अब मून के कौन से साइड पे हुई थी ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चंद्रयान 3 जहां पे लैंड किया था उसका जो नाम है, उसका जो नामकरण हुआ था वो क्या हुआ था, उसका नाम हुआ था शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। क्या याद रखेंगे, शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। अब इसको यह नाम देने वाला कौन है, कौन सी बॉडी है, उसका नाम है उस बॉडी का नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया किसको, जहां पे चंद्रयान 3 जहां पे लैंड हुआ था, ठीक है, उस स्पॉट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दे दिया, ठीक है। अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन क्या है, ये एक यूनियन है किसका, जो बड़े बड़े जो भी स्पेस साइंटिस्ट है उनका, और इसमें बहुत सारी कंट्रीज भी सम्मिलित है, ठीक है। इसमें अराउंड 92 कंट्रीज हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को कब बनाया गया था, इसे 1919 में स्टैब्लिश करा गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में। इतना समझ में आ गया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बारे में समझ में आ गया। इसने ही शिव शक्ति पॉइंट दिया है किसको, जहां पे चंद्रयान 3 लैंड हुआ था मून पे, ठीक है। आगे देख लेते हैं इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, इंडिया ने 1964 में इसे ज्वाइन किया था। इसमें टोटल कितनी कंट्रीज है, टोटल 92 कंट्रीज है, और भी मेंबर्स है, 300 से ज्यादा मेंबर्स है, पर 92 कंट्रीज है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसने ही नाम दिया था शिव शक्ति पॉइंट। और अगर कुछ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के बारे में पूछ लिया है कि इसका मेन फंक्शन क्या है, कि ये काम क्या करती है, तो इसका काम यही है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल साइंस को बचा के रखना है और एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की करती जानी है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम ये है नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड, कि जो भी स्पॉट्स होते हैं, जो भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी होती है, उन सबका नामकरण करना, ठीक है। नॉमेनक्लेचर का काम करना किसका काम है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का, ठीक है। इसमें 300 से ज़्यादा मेंबर्स है, 92 कंट्रीज में इन्वॉल्व है। इंडिया ने 1964 में ज्वाइन किया था। समझ में आ गया। सीबीसी से मैंने पूरा आपको लिंक करके बता दिया। नेशनल स्पेस डे की फर्स्ट एनिवर्सरी कब हुई थी, 23 अगस्त 2024 को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमने पिछले साल ये डिसाइड किया था कि हम लोग इस साल हमेशा नेशनल स्पेस डे मनाएंगे। आगे देख लेते हैं। ये मैंने मून की एक पिक्चर लगा दी जहां पे ये शिव शक्ति पॉइंट, अब इसको नामकरण कर दिया, जहां पे चंद्रयान 3 ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस ये न्यूज़ में क्यों है ये देख लेते हैं, एक बार कटआउट देख लेते हैं
कि हरियाणा पुलिस एस्टैब्लिश इलेक्शन सेल टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो अभी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में कौन सा स्टेट ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए अपना एक अलग से बॉडी स्टैब्लिश किया है, इलेक्शन सेल स्टैब्लिश किया है, ठीक है। तो किसने किया है? हरियाणा पुलिस ने किया है, ठीक है। ये किस चीज के लिए? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करवाने के लिए, और ये भी देखने के लिए कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर ज्यादा तो नहीं हो रहा, मतलब पूरी तरीके से नजर रखने के लिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये भी है कि एक्सपेंडिचर लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको इंचार्ज कौन बनाए गए? इसके इंचार्ज संजय कुमार बनाए गए हैं। संजय कुमार जो कि वहां पे आईपीएस है, लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, संजय कुमार को इसका इंचार्ज बनाया गया है। उसका काम क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना। एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं हो रहा, मतलब कहीं पे भीड़ तो नहीं लग रही, कहीं पे कुछ लाइक गुंडे वुंडे तो नहीं आ गए, लाइक पब्लिक को परेशान करने की कोशिश तो नहीं करी जा रही। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना किसका काम है? इलेक्शन सेल का काम है, जहां जो कि हरियाणा में सेटअप करा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है शिल्प दीदी महोत्सव। ये कहां पे बनाया गया है? ये बनाया गया दिल्ली हाट, न्यू दिल्ली में। याद रखना, क्वेश्चन आ जाएगा ये कहां पे इस पर बनाया गया था? दिल्ली हाट, न्यू दिल्ली में। शिल्प दीदी महोत्सव में क्या होता है? यहाँ पे टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो आते हैं और अपना अपना प्रदर्शनी करते हैं। आगे देखते हैं। आगे नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल। पहले क्या होता था? पहले होता था कि जो भी जिसने भी एमबीबीएस कर रखा है और उसको ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करना मींस प्रैक्टिस करना है, तो वो उसे एक पोर्टल पे, स्टेट के पोर्टल पे रजिस्टर होना था। पर अब इसी को नेशनलाइज कर दिया, नेशनल लेवल पे कर दिया। एक नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च करा गया, न्यू दिल्ली से इसको लॉन्च करा गया। और जितने भी स्टेट के डॉक्टर्स हैं जो कि प्रैक्टिस करना चाहते हैं इंडिया में, उनको इस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी एमबीबीएस कर रखे हो उसको अपना रजिस्ट्रेशन नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल पे उन्हें अपना नाम दर्ज करना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे। ये जेपी नड्डा जी, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर। आगे देखते हैं। इनका नाम क्या है ये आप मेरे को बता सकते हैं, इनका नाम क्या है ये आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आईएएस गोविंद मोहन, अब इनको बना दिया गया है होम सेक्रेटरी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आईएएस गोविंद मोहन को होम सेक्रेटरी बना दिया गया। अब इनका नाम आप कैसे याद रखेंगे? होम सेक्रेटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट, खतरनाक चीज है, ठीक है। होम मिनिस्टर जानती है कौन है? मोटा भाई हैं हमारे, अमित शाह जी हैं, ठीक है। तो मतलब ये काफी ज्यादा सेंसिटिव काम इनको दे रखा है, ठीक है। तो ये काम कौन कर सकता है? जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो, जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग हो, ठीक है। और सबसे ज्यादा दिमाग किसमें था? महाभारत में कृष्ण जी के पास था, ठीक है। तो उनको गोविंद भी कहा जाता है, ठीक है। तो गोविंद मोहन आप याद रखेंगे, आईएएस गोविंद मोहन रहेंगे होम सेक्रेटरी हमारे, ठीक है। टीवी सोमनाथन के बारे में मैंने आपको बताया था। टीवी सोमनाथन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, टीवी पे आने लग गए, तो ये अब कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं, ठीक है। संदीप पाउंडरी के बारे में बताया था। पाउंड है मतलब कुछ वजन वाली चीज है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टील के सेक्रेटरी बन चुके हैं, ठीक है। वैसे ही विनय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा के बारे में मैंने आपको बताया था, याद कर लेते हैं। विनय मोहन क्वात्रा कौन है? ये अभी इंडिया के एम्बेसडर यूएसए में इनको भेजा गया है, इंडिया का एम्बेसडर बना के, ठीक है। विनय मोहन अभी रिसेंट अपॉइंटी हैं सारे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नाम इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, ठीक है। यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, पर बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। विनय मोहन क्वात्रा इंडिया के एम्बेसडर है यूएसए में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे एक और चीज ध्यान रखना है, कल मैंने एक और आपको नाम बताया था, उसका नाम सुहेल एजाज खान। सुहेल एजाज खान, ये मैंने बताया था कि ये यमन में इंडिया के एम्बेसडर है, और ठीक है, ये नॉन रेजिडेंस एम्बेसडर होने वाले हैं। मतलब यमन में रहेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज्यादा खून खराबा चल रहा है, वहाँ पे सिविल वॉर वाली सिचुएशन रहती है, ठीक है। यमन के एम्बेसडर है, ये सऊदी अरेबिया में बेस्ड रहेंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया के भी एम्बेसडर है। इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया यमन का। ये भी रिसेंट अपॉइंटी है, क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसे कर लेंगे, ठीक है। आगे बांग्लादेश के हाई कमिश्नर का नाम मैंने आपको बताया था, प्रणय कुमार वर्मा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रणय कुमार वर्मा बांग्लादेश के हाई कमिश्नर है इंडिया के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े। आईएएस गोविंद मोहन याद रहेगा, क्योंकि बहुत पॉलिटिक्स वाले, बहुत ज्यादा दिमाग वाले, ये होम सेक्रेटरी को हैंडल करेंगे। आगे देखते हैं। ईवी टेस्टिंग फैसिलिटी कहां पे अनवेल करी गई है? ये फैसिलिटी कहां पे आई है अभी हाल फिलहाल में? क्वेश्चन आएगा कि अभी हाल फिलहाल में ईवी टेस्टिंग फैसिलिटी कहां पे लॉन्च करी गई, कहां पे अनवेल करी गई? तो आपको ध्यान रखना है, ये लॉन्च करी गई बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। बेंगलुरु कर्नाटक में, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है इंडिया का, ये आपको ध्यान रखना है। इसको कंफ्यूज आप किससे मत कर लेना, इसको आप कंफ्यूज कर लेना, इससे मत कर लेना। देखो मैं आपको बताया तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहां पे आने वाला है? तमिलनाडु में आने वाला है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड फैसिलिटी कहां पे आने वाली है? वो आने वाली है बेंगलुरु में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं एक बार।
तो बेंगलुरु में ईवी टेस्टिंग फैसिलिटी आने वाली है। इसमें क्या क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी देखी जाएगी, बैटरी की एफिशिएंसी चेक करी जा सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से को चलाने से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलेगी, बेंगलुरु में मिलेगी। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फसाई, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ। ये कब लाया गया था, इसे 2008 में स्टैब्लिश करा गया था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 लाने के बाद। ठीक है, इसको लाने के बाद बहुत सारे एक्ट थे, ये जो 3 एक्ट थे, ये 3 एक्ट खत्म हो चुके थे। इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आ चुका है कौन कौन से एक्ट खत्म हो चुके थे, तो आपको ध्यान रखना है। प्रिवेंशन एंड फूड अल्टरेशन एक्ट 1954 खत्म हो गया इस एक्ट के आने के बाद, क्योंकि सब लोग ये सारे एक्ट कंसोलिडेट हो गए उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि कौन सा एक्ट खत्म हो गया, रिपील हो गया, या क्वेश्चन आएगा कौन सा एक्ट कंसोलिडेट हो गया, तो आपको ध्यान रखना है प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट 1954, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955 और मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973। ठीक है, ये सब कंसोलिडेट हो गए कौन से एक्ट के अंदर, फसाई एक्ट के अंदर। फसाई एक्ट 2006 में आई। ठीक है, फसाई की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 2008 में हुई थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आता है, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। और कुछ, और ये देख लीजिए एमडीएच और एवरेस्ट में अभी पेस्टिसाइड मिले थे। ठीक है, पेस्टिसाइड मिले थे, तो जो केमिकल था, केमिकल का नाम मैं ऑलरेडी आपको अपनी पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और कौन कौन सी कंट्रीज में इन्वॉल्व थी इन स्पाइसेस पे बैन लगाने के पीछे, कौन कौन सी कंट्रीज थी, हांगकांग थी और सिंगापुर थी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वही फसाई से रिलेटेड है। हाँ, ये चीज मैं आपको बताना भूल गया, पिछली बार मैंने आपको बताया था, रिवीजन करवा देता हूँ कि बिहार में इसके कितने जगह सेंटर्स हैं। बिहार में इसका सिर्फ एक जगह लैब है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अभी फिर से लैब आने वाली है, टोटल 34 लैब आने वाली है 24 स्टेट्स में। 34 लैब माइक्रोबायोलॉजी लैब्स आने वाली है। बिहार में सिर्फ एक ही आएगा, यूपी में 3 आने वाला है, केरला में भी 3 आएगा, कर्नाटक में भी 3 आएगा। ठीक है, एक और लैब फसाई का ही है बिहार में, वो है रक्सौल। बिहार के रक्सौल में एक और लैब को स्थापित करा जा रहा है। ठीक है, वो किस लिए स्थापित करा गया है, वो स्थापित इसलिए करा गया है कि नेपाल से जो भी फूड प्रोडक्ट्स आएंगे उनके टेस्टिंग के लिए। पहले वो कोलकाता जाते थे, अब बिहार में उसकी टेस्टिंग हो जाएगी। कहाँ पे आने वाला है, रक्सौल में। रक्सौल कहाँ पे, ईस्ट चंपारण में, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फॉक्सकॉन से रिलेटेड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बिहार एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहां पे आने वाला है, तमिलनाडु में आने वाला है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तेलंगाना मत लगाया जाए ना, क्योंकि तेलंगाना भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है फॉक्सकॉन से रिलेटेड। ठीक है, तो फॉक्सकॉन क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने वाला है कहां पे, तेलंगाना में। और तेलंगाना से ही रिलेटेड एक सिटी का नाम मैंने आपको बताया था, फोर्थ सिटी तेलंगाना से है। गिफ्ट सिटी कहां पे, गुजरात में। फॉक्सकॉन ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाने का फैसला कहां किया है, तमिलनाडु में। ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। फॉक्सकॉन के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है, यंग लिऊ। इनका नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनको इसी साल 2024 में ही पद्म भूषण मिला है, जो कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उसके इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव का नाम वी ली है। वी ली, यंग लिऊ यहाँ के चेयरमैन है, फॉक्सकॉन के चेयरमैन है, जिनको पद्म भूषण दिया गया है। आगे देखते हैं। आगे इंटरनेशनल न्यूज में पहले है टिम वॉल्स। अब ये टिम वॉल्स कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। टिम वॉल्स डेमोक्रेट पार्टी के, जैसे कि अमेरिका में 2 प्रमुख पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। तो डेमोक्रेट में ये वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। ठीक है, याद रहेगा, वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन है, कमला हैरिस, पता होना चाहिए, इंडियन ओरिजिन की है कमला हैरिस। वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट कौन है, टिम वॉल्स। और रिपब्लिकन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन है, ट्रंप। और उनके वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन है, जेडी वांस। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, ये इनकी पिक्चर है टिम वॉल्स की, आगे देख लेते हैं। आगे है दलाई लामा। ये 1959 में तिब्बतन अपराइजिंग जब फेल हो गई थी, तो उसके दौरान इंडिया में आ गए थे। ठीक है, और इंडिया में ही आके इन्होंने रिफ्यूजी ले ली थी। यहीं से अभी अपनी एक तरीके से सरकार चलाते हैं। ठीक है, दलाई लामा का असली नाम क्या है, ये आप मुझे बताएंगे। इनसे रिलेटेड न्यूज में क्या, एक बार देख लेते हैं। चाइना लॉजेस सीरियस प्रोटेस्ट विद यूएस ओवर मीटिंग दलाई लामा। तो चाइना का तो यही काम है, जो भी दलाई लामा से मिलता है तो भाई चाइना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ठीक है, तिब्बत में रहते थे दलाई लामा, उनका एरिया था, बट उनको वहां से भगा दिया गया, चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब दलाई लामा इंडिया में रहते हैं तो भी इनको प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी यहीं से सब कुछ मैनेज करते हैं। दलाई लामा क्या है, ये 14 दलाई लामा है। बुद्धिज्म में ये इंपॉर्टेंट फिगर है, 14 दलाई लामा है। और जब ये मरेंगे, जब इनकी डेथ हो जाएगी, तो एक 15th दलाई लामा भी
प्रकट होगा या कहो चूज करा जाएगा, ठीक है। अभी तक इससे पहले 13 दलाई लामा थे। तो इन्होंने कहा है कि हो सकता है कि नेक्स्ट दलाई लामा आए ही ना, मतलब अगर आएगा भी तो तिब्बत में तो पैदा नहीं होगा, चाइना में तो पैदा नहीं होगा, क्योंकि तिब्बत में इसलिए पैदा नहीं होगा क्योंकि चाइना के ऑक्यूपेशन में है और उन्हें नहीं लगता कि नेक्स्ट दलाई लामा तिब्बत में पैदा होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं इसके बारे में। टिकटॉक अभी टिकटॉक पे बैन लगा हुआ था। अभी हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री से टिकटॉक बैन हटा लिया गया, तो आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो इंडिया नहीं होगा, इंडिया होता तो सबको पता रहता, तो इंडिया नहीं होगा। सेकंड, यूएसए मत सोच लेना, क्योंकि यूएसए और टिकटॉक का बहुत ज़्यादा झोलमोल चलता रहता है, हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो यूएसए मत लगा देना, ये लगाना नेपाल, ठीक है, नेपाल लगाएंगे। टिकटॉक पे बैन लगाया गया था यहाँ पे 2023 में, बट अभी हटा लिए गए। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? केपी शर्मा ओली। यहाँ की फॉरेन मिनिस्टर का नाम मैंने आपको बताया था, वो भी हाल फिलहाल में आई भी हुई थी भारत में, ठीक है। और नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल के 2 फेस्टिवल का नाम मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, वो आपको नाम मुझे बताना है। नेपाल ने ये फैसला लिया था कि ये 10 मिलियन सैपलिंग्स लगेंगे, ठीक है। तो आएगा क्वेश्चन में कि 10 मिलियन सैपलिंग्स लगाने का फैसला कौन सी कंट्री ने किया? तो नेपाल ने किया, इंडिया ने नहीं किया, चाइना ने नहीं किया, ब्राजील ने नहीं किया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, बस मैं लिंक करके बता रहा हूँ, वो अलग अलग टॉपिक है, ठीक है, ये टिकटॉक से रिलेटेड नहीं है। 1.5 मिलियन से रिलेटेड 1.5 मिलियन ट्रीज लगाने का फैसला इंडिया में किस मिनिस्ट्री ने किया है? तो ये किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस स्कीम के तहत या किस अभियान के तहत किया गया है? ये क्या है? एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। उसमें माँ कौन है? इसमें माँ मदर नेचर को बोला जा रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, नेपाल के बारे में सबको समझ में आ गया। नेपाल के तराई रीजन से रिलेटेड मैंने आपको कल 2 नेपाल के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल के बारे में बताया था, वो नाम के बारे में आपको बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक का नाम जनवरी पूर्णिमा था, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है यूएई। इन रेयर मूव यूएई एक्सेप्ट तालिबान गवर्नमेंट एम्बेसडर, ठीक है। तो यूएई सेकंड कंट्री, यूएई के बारे में पता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। काफी बार मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, इसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। इंडिया के साथ रिलेशन इसके बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि यूएई ने एक्सेप्ट कर लिया है तालिबान का एम्बेसडर, ठीक है। अब देखो, चाइना के बाद यूएई एक ऐसी कंट्री है जिसने तालिबान का एम्बेसडर एक्सेप्ट किया है। तालिबान इंडिया का दुश्मन नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, दुश्मन नहीं है, उसके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।